एनसीईआरटी का है कोई क्लास 12th? हाँ, पार्ट 1, ठीक है, कोई लाया है? पार्ट 2 क्या करने आया? जब पार्ट 1 पढ़ रहा है तो पार्ट 2 क्यों लाए हो? हम्म, चलो 1 मिनट रुक जाओ, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लें। चलो, एक बहुत छोटा सा पार्ट है, चैप्टर को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटी सी बात है, पहले चैप्टर को समझो, ये सब चैप्टर बात किस चीज़ की कर रहा है, राइट? तो बताएगा इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ने पढ़ रहे हैं। हम्म। हम यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, मतलब अल्टर कर रहे हैं। और अल्टर क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपना डिजायर्ड फंक्शन उससे करा सकें। जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना। अब समझो, ऐसी कुछ ऐसा सॉल्यूट मिला दो, बोल रहा हूँ सुनो, ऐसा सॉल्यूट मिला दो कि तुम्हारे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जैसे, तो कह रहे हैं कि जैसे हो सकता है कि कोई पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है। कभी तुम लोगों ने दूध वगैरह उबाला होगा, तो दूध एक, जो भी मान लो, चलो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दूध का है अपना बॉईल होने का। लेकिन हमने दूध में चीनी मिला दी। और जो थोड़ा सा समझदार होंगे वो ये बात बहुत अच्छे से समझते होंगे कि दूध का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब दूध थोड़ा देर से उबले। जब चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय पहले चीनी डालते हैं दूध में। अब दूध बहुत जल्दी ऊपर नहीं आता, पकता है आराम से। तो क्या किया हमने, दूध का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया इससे। कभी देखना, जाकर के आज ट्राई करना, नॉर्मली दूध जितने टाइम पे उबल रहा है उसमें अगर चीनी डाल दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा डिले हो जाएगा। तो हमने उसका क्या क्या कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया, है ना? इसी तरीके से कभी भी जो कार का कूलेंट होता है, कार का कूलेंट तो पानी में ही तो घोलते हो। तो पहले रेडिएटर में पानी डालते थे, और अब कभी भी गाड़ी खराब हो जाती है तो पानी ही डालते हैं। कहीं कूलेंट इंजन लीक कर जाए या बह जाए तो गाड़ी तो ठंडी करने के लिए तुरंत कूलेंट डालते हैं, वरना इंजन सीज हो जाएगा। अब क्या हुआ कि कूलेंट डालने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या करते हैं कि तुम्हारा कूलेंट का काम क्या है, कूलेंट तो बहुत एक पाउच में लेते हैं, थोड़ा सा पानी में मिलाते हैं और उसमें डाल देते हैं कार में। कोई कभी भी देखना पूरा कूलेंट का गैलन नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो डाइल्यूट होता है, बना बनाया आता है। कर क्या रहे हैं, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जो एथाइलिन ग्लाइकॉल है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -25। कितना है? तो जैसे ही तुम एथाइलिन ग्लाइकॉल को पानी में मिलाते हो तो उस पूरे पानी का, उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है -25। तो जो कूलेंट की पाइप है इंजन के आसपास, वो, उसके अंदर पानी जमेगा नहीं।
उसके अंदर पानी जमेगा नहीं, और जब पानी नहीं जमेगा तो वो मूव करता रहेगा, तो इंजन के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज करता रहेगा। तो पहाड़ों पे गाड़ियां जो होती थी पहले उसमें कूलेंट पड़ता था, लेकिन अब हर गाड़ी में कूलेंट डालते हैं, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा है कि गाड़ी तुम कहीं भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, तो कहेंगे सर हमने फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। क्या कर दिया? जो जीरो था वो माइनस में चला गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। इसी तरीके से एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो और एक और इसके अलावा भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको तो सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था। तो उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा प्रेशर है, वेपर प्रेशर, तो जो तुम्हारा वेपर प्रेशर है आइडियल कंडीशन में, और उसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या किया? RLVP। क्या किया? RLVP। मतलब रिलेटिव लोअरिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो हर चीज समझो। तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? ये सॉल्यूशन क्या है, और इस सॉल्यूशन में ये है सॉल्वेंट। क्या है? और इस सॉल्वेंट में हमने क्या मिलाया? सॉल्यूट। क्या मिलाया? अब ये सॉल्यूट, और इसको कर दिया भैया तुमने हीट। जैसे ही तुमने इसको हीट किया, तो ये जो सॉल्यूट है ये वोलाटाइल है। क्या है? मतलब हीट करोगे तो भाप बन करके उड़ जाएगा। तो ये लिड है, तो इसके ऊपर ये प्रेशर लगाएगा ना, भाप वेपर जो बनेगा वो प्रेशर लगाएगा, और जब वो प्रेशर लगाएगा तो सॉल्यूट भी प्रेशर लगा रहा है और सॉल्वेंट भी प्रेशर लगा रहा है ना। अब सबसे पहले क्या लेते हैं? सिर्फ सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट को हीट किया तो सारा सॉल्वेंट प्रेशर लगाया, और ये जितना प्रेशर लगाए तो सबसे ज्यादा होगा ना। ठीक है। इसके बाद हमने एक और कंटेनर लिया, यहाँ वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है? एक और लिया कंटेनर, और यहाँ पर जो सॉल्यूट लिया वो लिया नॉन वोलेटाइल। कैसा लिया? मतलब मतलब तो आप यहां से समझिए, अगर किसी पानी में, पानी आप उबाल रहे हैं और उसमें आप सैंड डाल दीजिए, उबालिए, तो जो सैंड है वो पिघलेगी क्या? नहीं है ना। कोई मेटल डाल दीजिए, पिघलेगा क्या? नहीं। उतने टेम्परेचर को कहाँ पिघाल लोगे? इसका मतलब ऐसी कोई चीज जो घुली तो हुई है सॉल्यूशन में, लेकिन ये वेपराइज नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? इसको कहेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कितने, लेकिन ये है तो यहीं पड़ी, सरफेस को तो ऑक्यूपाई कर रही है ना, वो भी इवेपोरेट भी नहीं हो रही है और सरफेस को भी ऑक्यूपाई करके बैठी है। इससे जो वेपर, नंबर ऑफ वेपर्स हैं वो बढ़ेंगे कि घट जाएंगे? ये यहां से हटेगा नहीं तो पीछे वाला कैसे ऊपर जाएगा? सरफेस को इसने, सरफेस पे जाकर खड़ा है, ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, तो पीछे की ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी ना, वो आगे आ ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो लिड है इसके ऊपर वेपर का यही सब जो जो निकल पाया बस वही लगाएगा, तो ये वेपर जो प्रेशर लगाएगा इस लिड पे वो बढ़ गया घट गया? तो इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब, और पूरा चैप्टर पढ़ना सिर्फ इसी के लिए, पूरा चैप्टर पढ़ना सिर्फ इसी के लिए, मतलब तुम्हारा जो सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए?
नॉन वोलेटाइल क्या होना चाहिए। तो ये पूरा चैप्टर ने क्या किया कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को या तो बढ़ा रहा है या तो घटा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो जैसे इसको पढ़ते ऐसे हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। पी नॉट मतलब क्या होता है कि जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में वेपर प्रेशर है, ये वाला वेपर प्रेशर वो कहते हैं पी नॉट। ऐसे क्या कहेंगे, पी क्या कहेंगे, पी। तो पी माइनस पी नॉट माइनस पी, पी नॉट ज्यादा है ना, ज्यादा से कम को माइनस करोगे। तो यहाँ पर ऐसे याद कर ऐसे लिख सकते हैं, पी माइनस पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। तो यही होता है मोल। इसी को आगे कन्वर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर इसकी बात करता है। अब इस चैप्टर में जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, आज वाला टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर के लमसम बता रहा हूं मैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना घटना किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी होती है। अब आज हम लोग जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वैन हाउस फैक्टर। वैसे तो ये आपके पूरे चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है, ठीक है, सबसे आखिरी टॉपिक है। एब नॉर्मल मोलर मास के बारे में बात करेंगे। अगर कोई सॉल्यूट, अब यहाँ पर देखो कोई भी प्रॉपर्टी बदलेगी, बढ़ेगी, घटेगी, वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। 10 पार्टिकल है कि 5 पार्टिकल है कि 3 पार्टिकल है, वही पार्टिकल विल डिसाइड ऑल दी प्रॉपर्टीज। तो इनके जो नंबर होते हैं, ठीक है। अब इस यही अब कई कई बार ऐसा होता है कि जैसे तुमने कोई सॉल्यूट लिया, पानी में डाला, वो 2 आयन में ब्रेक हो गए या 2 छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो गए, तो उनके नंबर बढ़ गए। तो जो तुमने एक्सपेक्ट करा था आंसर आना चाहिए, उससे बदल के आंसर आएगा। कई कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा सॉल्यूट आपने पानी में सोल्यूशन सॉल्वेंट में डाले, वो आपस ही में रिएक्ट कर गए। तो मान लो कि 2 थे, जैसे H2O और CO2 मिलके H2CO3 बना ली, हाँ, मेरी बात को समझो। तो 2 संख्या में तो 2 थे, बाद में क्या हो गए, 1, तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई ना, चेंज हो गई ना। तो ये इसी को कहते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मोलर मास। तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। तो दैट इज वैन हॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में आप जानते होंगे क्या होता है ऑस्मोसिस। तो कहेंगे कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, सॉल्वेंट, ज्यादा से कम की तरफ। अब ये तो जहां पे एक सॉल्वेंट कम है वहां सॉल्यूट ज्यादा है। पानी हमेशा किसको फॉलो करता है, मैं हमेशा कहता हूँ ना, पानी हमेशा सॉल्ट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, सॉल्यूट को। पानी हमेशा किसको फॉलो करता है, सॉल्यूट। तो जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा पानी उधर ही जाएगा। यही चैप्टर पूरा आपने किडनी पर डाली, उसी चैप्टर पे बेस्ड है। तो लिखा हुआ है, रुक जाओ क्या बताएंगे क्या लिखना है, हर चीज नहीं लिखना है इसमें। तो लिखा है वांथर्स थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस ऑब्टेन्ड वांथर्स प्रपोज द थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। केवल पहली लाइन लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसकी बात कर रहे हैं कि ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन, क्या मैंने इसी बात की कही थी, पूरा चैप्टर इसी पर डेडिकेटेड है। ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव्स एज अ गैस। अगेन वान हाफ की जगह he proposed that all gas laws are applicable to dilute solution। अच्छा, सॉल्यूशन भी तो एक मिक्सचर ही है, और सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना, नोट करो इतना।
बात समझ में आ गई? डन। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये नोट करो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पीवी बराबर एनआरटी यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर पी की जगह पाई होता है। क्या होता है? पाई। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को जैसे पीवी बराबर एनआरटी, गैस में यही होता ना, पीवी बराबर एनआरटी, तो पी की जगह यहाँ पर होगा पाई। क्या होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब पाई लिखा, ये लिखा है, केवल सिंबल लिखो। देखो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर osmotic pressure, that is pi of dilute solution, is directly proportional to molarity, या molarity का दूसरा नाम concentration of solution। ठीक है, तो pi is directly proportional to c। तो क्या हो जाएगा? पाई v बराबर सी आर टी। क्या हो जाएगा? ठीक है, वहां पे क्या होता था? n नंबर ऑफ मोल, यहाँ क्या हो गया? कंसंट्रेशन। तो आप लोग की सेकेंड क्लास 11th की फिजिक्स होती है, 12th फिजिक्स कंटिन्यूअसली, 12th फिजिक्स का। अच्छा, मतलब पहला 12th है, सेकेंड 11th है। Okay. ये अच्छा चैप्टर है, और इसको अगर तुम ढंग से पढ़ लोगे तो कम से कम दो क्वेश्चन सही कर लोगे। इस टेस्ट में कितने नंबर आए तुम्हारे? कितने हैं साइना? केमिस्ट्री में कितने हैं? अच्छा, ओवरऑल कितने हैं? अरे फिर भी नंबर तो होगा। 280। हाँ, 200 तुम्हारे भी। तुम्हारे दीपक? नहीं पता, चेक नहीं किया? ऐप में नहीं है, ऑफलाइन में था। ऑफलाइन में होता। तुम्हारे कितने हैं बेटा? यहाँ पे निधि से नहीं पूछे? तुम्हारे कितने हैं? अपडेट ले लो। ठीक है, तुम्हारे कितने हैं? क्या खुशबू दिया था? तुमने ऑनलाइन दिया था? नहीं, मतलब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सर बस इस बार ही नहीं देती, वैसे देती हूँ। वैसे देती हो। पास्ट में कितना आया था? 380 समथिंग। किस सब्जेक्ट में सबसे बेकार परफॉर्मेंस है? अच्छा, तो बढ़ाओ भाई, मेहनत करो, अभी टाइम है, अभी पता है आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है। बस ये है कि थोड़ा सा आप आइसोलेट रहो, लोगों से बहुत ज्यादा दोस्ती मत रखो, घर में ज्यादा से ज्यादा अपने रूम के अंदर टाइम दो, और फोन को साइड में रख के पढ़ो। मतलब लेक्चर्स तो तुमने नोट्स बना लिए, अपना काम करेगा, उसके बाद जो तुम्हारी मॉड्यूल है, जो तुम्हारी नोट्स है, जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर खरीद रखा होगा, जो तुम्हारी मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं, वही सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, तब भी तुम कम से कम अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वरना मजा नहीं आएगी फिर। देखो यहाँ पर हम लोग जो टेस्ट में पेपर देते हैं, कभी आसान नहीं देते हैं, अच्छा क्वेश्चन नहीं देते हैं, कभी भी इजी क्वेश्चन नहीं देते हैं। यहाँ के स्टैंडर्ड से थोड़ा कम ही आएगा नीट के स्टैंडर्ड में क्वेश्चन, लेकिन इतने इसमें लाओगे तब वहाँ प्रेशर भी बहुत होगा भाई। यहाँ यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ज्यादा है, वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा ना। ज्यादा टफ जब आसानी से लगाने लगोगे तो फिर वहां पे कर लोगे।
बहुत पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, याद रखिएगा, और कोई तरीका नहीं है सिलेक्शन का। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वही पेपर में आएगा, ये भी तय है। ऐसा है ही नहीं कि जो आपको पढ़ाया जाए और पेपर में ना आए। तो ये विश्वास मानिए, उसके बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी मेहनत कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि देखो अगेन, अगर अगर पाई v बराबर सी आर टी है, यू नो वेरी वेल दैट पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है, सॉरी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c, तो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो पाई बराबर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, k, दैट इज कांस्टेंट। तो पाई v बराबर k, नोट कर लीजिए, पाई v बराबर k लिखो या पाई v बराबर सी आर टी लिखो, एक ही बात, क्योंकि ये सारी बात कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही थी, टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही नहीं। और देखो कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो ये कंसंट्रेशन भी फिक्स है भाई, किसी का तुम अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो तो आप थोड़ा उसमें चेंज करोगे, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और रिडबर्ग कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट उस कंडीशन में। तो ये एक नया कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट को मिलाओगे तो एक नया कांस्टेंट वैल्यू बनेगा ना, उसको के लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी नोट करो। देखो लिखा भी है कि दिस इज सिमिलर टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या होता है? हाँ, तो बॉयल्स लॉ का में कांस्टेंट क्या होता है? हाँ, तो कैसे याद करेंगे? बेटा, हाँ, तो बेटा मतलब बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर। और बच्चे जो आजकल हैं बहुत चीप नहीं हो गए हैं, चीप हरकतें करने लगते हैं, अपने मम्मी पापा की मेहनत को ध्यान ही नहीं देते, आपने मेरे लिए क्या ही गए तो आपका काम था करना, तो चीप हो गए ना। तो चीप मतलब चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, चीप नहीं कह रहे हैं, समझा रहे हैं। तो बेटा चीप हो गया है, तो क्या हो गया, तो बेटा चीप हो गया मतलब क्या हो गया कि बॉयल्स लॉ में प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। नोट हो गया? चलो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का is directly proportional to temperature. Is directly proportional to temperature. The osmotic pressure is directly proportional to temperature. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि what is K here? That is CR. CR जो कि कांस्टेंट था ना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट दैट इज, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट लगा देंगे बस। ओके, तो कह रहे दिस इज सिमिलर टू चार्ल्स लॉ। बात समझ में आ गई? डन? चलो नोट करो, देखा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कौन, यहाँ से नोट करो, ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, पहला और दूसरा इक्वेशन, वेयर पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो v गेट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t अपॉन v, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो एक नया कांस्टेंट लगा दिया, पाई v बराबर s t।
डन। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि चाहे s लिखो चाहे r लिखो एक ही बात है। s लिखो चाहे r लिखो एक ही बात है, दोनों की वैल्यू सेम है। क्या क्या होती है? 8.314, 0.0821, 2, अगर कैलोरी ले लोगे तो 2। ठीक है, तो नोट कर लो। S इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो S इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखोगे न्यूमेरिकली इक्वल टू R। ठीक है, चाहे आप लिखो जो है यूनिवर्सल, बस एक ही कितनी बार लिखोगे, बस यही लिखो, बस ये पॉइंट। ठीक है, देख लो यूनिट लिखवा दी है कि अगर तुम एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में लिखोगे तो 0.0821 है लीटर एटमॉस्फेयर। अगर 8.314 लोगे तो जिलो पर जूल पर मोल पर केल्विन, और अगर अर्ग्स में लोगे पर मोल पर केल्विन में तो 8.314 इंटू 10 की पावर 7, और दैट दिस इज 1.987। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट क्या कह सकते हो? दो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। नोट कर लीजिए, एग्जाम तक याद रहने चाहिए। पहले एक चैप्टर हुआ करता था गैसियस स्टेट, अब वो आपने सिलेबस से हटा दिया 11th में, तब वहां पढ़ाते थे। डन। नोट कर लो। अब देखो पाई बराबर सी एस सी आर टी लिखो चाहे सी एस टी लिखो। देखो पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वी बराबर एन एस टी था, तो एन अपॉन वी क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी को ये और क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। तो पाई बराबर सी एस, क्योंकि ये वी कहाँ आ गया? नीचे। समझ जाओ, नोट करो। आज 20 जैन है ना? ओके। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? कंसंट्रेशन और मोलैरिटी एक ही बात है। नोट कर दो। तो ये पाई वी, चाहे तो पाई वी बराबर एनएसटी लिख सकते हो। हाँ? हो गया? चलिए, इसी चीज को और डिटेल में लिखा है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट लिख लिया है, बस यहाँ तक तो आपने लिख ही लिया है। ये चाहो तो लिख लो, कोई एक फॉर्मूला लिख लो। सिंपली मैं बताऊं, ये लिखो,
एक ये लिखूं और एक ये लिखूं, बस, और मत लिखूं। डन। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। आपने सुना भी होगा आरओ प्लांट के बारे में, तो ये भी पता होगा कि मतलब गल्फ सिटी कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में लाइक यूएई और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर वो डीसैलाइनेशन करते हैं पानी को बनाने के लिए, उनके पास अपना पानी का अच्छा रिसोर्स नहीं है। तो डीसैलाइनेशन का मतलब क्या है, उसी खारे पानी से मीठा पानी बनाना है। क्या बनाना है? क्योंकि अवेलेबल ही वही है, उसी खारे पानी से मीठा पानी बनाना है। तो इसका मतलब उस खारे पानी से क्या आपको निकालना है, तो कहेंगे सॉल्ट या सॉल्यूट। अब यहाँ पर थ्योरी देखो कितनी सिंपल है, यही तो इसी इसी कॉन्सेप्ट पे आपकी बॉडी में किडनी काम करती है, डायलिसिस यूनिट हॉस्पिटल्स में इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। वो क्या करती है कि टॉक्सिन्स को ब्लड से अलग करती है। तो इसका मतलब कि जो नॉर्मल साफ सुथरा ब्लड है उसमें टॉक्सिन कम है, और जो गंदा ब्लड है उसमें टॉक्सिन ज्यादा है। तो उन टॉक्सिन को निकालना है और क्या करना है, उससे साफ पानी को, मतलब साफ ब्लड को अलग करना है। इसी तरीके से यहाँ पर साफ पानी को अलग करने की कॉन्सेप्ट है। तो हो क्या रहा है देखो, अब मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये साफ पानी है, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा और इसमें सॉल्वेंट कम, इसमें सॉल्वेंट। अगर तुम देखो तो पानी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाता है ना। तो जिस प्रेशर से पानी इधर जाएगा, अगर मैं उतना ही प्रेशर यहाँ मशीन के द्वारा लगा दूं तो ये पानी इधर आएगा क्या? ना इधर की चीज इधर जाएगी ना इधर की। अब अगर मैं इसी प्रेशर को और बढ़ा दूं तो ये जो छेद है, यहाँ पर जो छोटे छोटे छेद हैं, ये इतने ही छोटे हैं कि इससे पानी गुजर सकता है। तो क्या नहीं गुजर सकता? पानी के अलावा कुछ भी नहीं गुजर सकता। कोई भी चीज पानी से छोटी होगी वही जाएगी। इसीलिए आरओ के पानी का टेस्ट एकदम अलग होता है उसी जगह के नॉर्मल पानी से। अगर आपके घर में आरओ लगा होगा, आप ही के घर का पानी यूज होता होगा, तो आप बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे कि और ये भी रीजन है कि हर किसी को अलग अलग, हर घर में अलग अलग आरओ लगे होते हैं और हर घर का पानी का स्वाद अलग होता है। ये भी जाके देखिएगा, इवन जो आप बॉटल वाला पानी लेते हैं उसमें भी यही कॉन्सेप्ट चलता है कि देखो किनले का थोड़ा सा टेस्ट अलग है, उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग है। हाँ, बेसिकली मतलब एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट वाटर है, ये जो सॉल्ट है, दिस विल डिफाइन द टेस्ट। देखो ना, काले नमक का टेस्ट अलग है, नॉर्मल नमक का टेस्ट अलग है, तो सॉल्ट विल डिसाइड द टेस्ट ना। तो ये जो टेस्ट है इस सॉल्ट में, इसमें थोड़ा बहुत तो सॉल्ट आएगा ही ना, बहुत तो नहीं आएगा लेकिन। और जब कभी भी जब तुम्हारा आरओ का बॉटल वो फिल्टर पुराना हो जाता है तो पानी में टेस्ट आने लगता है। जो जानते होंगे, जो बराबर अपने घर में पानी वानी पीते हैं, उनको पता होता है कि आरओ का फिल्टर चेंज करने का टाइम आ गया है, उसी टेस्ट से डिसाइड हो जाता है ना। तो इसका मतलब जो ये पोर का साइज है वो बढ़ गया है। क्या हो गया? और अब क्या जा रहा है साथ में? सॉल्ट। और जब सॉल्ट जाएगा तो क्या होगा? तो पानी में उसका टेस्ट आएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि वो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहले बैलेंस किया, अब उससे ज्यादा लगा दिया तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस, कम से ज्यादा की तरफ क्या हो जाएगा? तो लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मैंने ये बात नहीं कही थी क्या? एक प्रेशर तक आने वाले को रोक रहे हैं, उससे ज्यादा लगा रहे तो खुद ही चले गए। टग ऑफ वॉर। हाँ, चलो नोट करें।
गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? मैं तो क्लास में हूँ। अरे वो आज आपको जाना था, टाइम आपका निकल चुका है, 2 बजने जा रहा है, 2 बज गया। अच्छा, चलिए देख लीजिएगा, कहीं भूल जाएंगे तो। ठीक, ओके। डन। डायग्राम बना लिए, डायग्राम इम्पोर्टेंट है, उस पर लिखा है प्रॉपर। डायग्राम पढ़ लोगे तो ऊपर का पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो किस कैसी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कितने तरीके की होती है? परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है ना, और इम्परमिएबल। ठीक है, तो परमिएबल मतलब सबको अलाउ कर रहा है, सेमी परमिएबल मतलब सॉल्वेंट को अलाउ कर रहा है, सॉल्यूट को नहीं कर रहा है, सेलेक्टिवली कर रहा है कि किसी हर तरीके की चीजों को नहीं, उसमें से किसी एक दो चीजों को ही वो अलाउ कर रहा है, और जो तुम्हारा इम्परमिएबल है वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा। डन। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रो तुम लोग पढ़े हो ना? ठीक है, सॉल्यूशंस के बाद काइनेटिक्स, फिर 3 ही चैप्टर रह जाएंगे, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन और टी ब्लॉक। काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉग आप लोग तैयार करिए कि लॉग का चार्ट अपने रूम में जरूर लगाइए। लॉग ही आप लोगों को केमिस्ट्री में फंसा देगा, याद रखिएगा। अगर आप प्रशांत सर से लॉग सीख लीजिए कई बार, केमिस्ट्री में आप कहीं परेशान होंगे, विश्वास मानिए, फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ लॉग से ही आप बर्बाद हो जाएंगे। तो अब मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, लॉग और इंटीग्रेशन दो चीज प्रशांत सर से ने ऑलरेडी बेसिक मैंने पढ़ा रखी है। उसके अलावा आप लोग सीख डालिए सर से टाइम ले लेके, या लॉग फार्मूला मैंने खुद लिखवाया है, मैंने लॉग एंटी लॉग का चार्ट भी बनवाया है। तो नहीं तो कम से कम उतना याद कर लीजिए, केमिस्ट्री में उतनी ही लॉग आएगी। अगर वो कर लोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में डर ही नहीं लगेगा, कर लोगे। स्क्वायर याद कर डालो, स्क्वायर रूट याद कर डालो, टेबल याद कर डालो, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, डेसिमल वगैरह, पावर वगैरह सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आना चाहिए। वही 10-15 क्वेश्चन आएंगे, आराम से कर लोगे तो ऊपर चले जाओगे। उसी में गलती करोगे तो फिर नीचे आ जाएगा नंबर थोड़ा। डन। बहुत पहले से आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या क्या चीजें आनी ही चाहिए, बेसिक्स वो आपको इस पर टाइम दो। अभी टाइम दोगे तो बाद में परेशान नहीं होगे, बाद में दोगे तो फिर साल खराब करोगे। लिखा है कि इस फिनोमेना को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो कहाँ पर यूज होता है? तो ऐसे लिखोगे, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, एंड ये सब मत लिखना, इसके बाद मत लिखो, ये सब भी मत लिखो। यूज्ड इन डिसैलिनेशन एंड, तो लिखा है कि पॉइंट लिखा है कि जो प्रेशर है वो आरओ के लिए वो ज्यादा होता है, क्वाइट हाई होता है। वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन चाहिए। ठीक है, जनरली क्या होती है? सेलुलोज एसीटेट। तो सेलुलोज तो नेचुरल है, और ये क्या है? आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर देखो, दोनों तरीके की चीजों का यूज हो रहा है। तो सेलुलोज एसीटेट इज मतलब लैब में बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ है वो नेचुरल है। तो एक चीज और जान लो कि पहले एक चैप्टर हुआ करता था पॉलीमर, वहाँ ये पढ़ाते थे, आपको सिलेबस से हटा दिया।
तो इसीलिए अधूरा ज्ञान मिलता है लोग नोट करो। दिस इज अ सेमी नेचुरल मेम्ब्रेन। या फिर देखो सेमी आर्टिफिशियल। सेल्यूलोज कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? पल्प ऑफ वुड। डन। बस इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है एबनॉर्मल मोलर मास। देखो कितना कितना मजेदार चीज लिखी हुई है। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? लिंक डालो एबनॉर्मल मोलर मास। तो इट इज नोन फैक्ट दैट आयनिक कंपाउंड जब कभी पानी में डालते हैं तो वो या तो टूट जाएंगे, टूटेंगे किसमें? कैटायन और एनायन में। जैसे अगर मैंने KCl को पानी में डाला और इसका मॉलिक्यूलर वेट 74.5 है तो ये टूट जाएगा K प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो एग्जांपल में ऐसे लिख लेना KCl और इसको पानी में डाल देना तो ये टूटेगा K प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पर डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखना 74.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट, इतना लिख लो बस, ये सब मत लिखो। तो यहाँ पर बस अब बात आएगी, यहाँ पर अब सीखने लायक क्या है? दिस इज 1 मोल पार्टिकल, है ना, और दिस इज 2 मोल पार्टिकल। मैंने क्या बोला था? इस पूरे चैप्टर में नंबर से मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल। वहां 1 है, यहाँ 2 है। जैसे बुफे में आपने आजकल देखा होगा कि अब तो केटरिंग चलती है, तो केटरिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्लेट पे वो खाना देते हैं। तो अगर आपके यहाँ एक आदमी बुलाया, 2 आदमी गए, तो आपने रुपया दिया 100, खाना खाया 2000 का, 2 प्लेट, भले आपने थोड़ा थोड़ा खाया पर वो पर प्लेट काउंट होता है। तो अब आप देखो तो बाहर जो लोग आते हैं वो लोग तो अपना खा रहे होते हैं तो कई कई प्लेट में, लेकिन आप ही के घर के सारे मेंबर कहते हैं 2 प्लेट लेके आओ, सब लोग उसी में खा लेंगे, 4 प्लेट का पैसा बचेगा। नहीं पता क्या मतलब केटरिंग में ये होता है। तो ये होता है कि अरे ऐसा है, इसी प्लेट में ले आओ। अब वो केटरिंग वाला देख रहे लोग, कह रहे तुम क्या कर लोगे, बाकी 2 प्लेट में खिसका दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि जितनी प्लेट एक आदमी को लगाया जाता है कि जाके देखो प्लेट काउंट करते रहो देखो। तो अब सिस्टम थोड़ा बदल गया। तो उसमें क्या हुआ कि केटरिंग में एक प्लेट में ले आए, 3 आदमी खा रहे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा एक ही का कटेगा, ठीक है। तो पर प्लेट सिस्टम है। और केटरिंग वाले इतने बदमाश, वो स्टार्टर में इतना कुछ दे देते हैं कि आदमी मेन कोर्स तक कुछ खा ही नहीं पाता है। मार पनीर पे पनीर और हरियाली कबाब। लेकिन अब शादी वादी करना बड़ा महंगा होता जा रहा है। हाँ मतलब कुछ लोगों को आना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए कोर्ट मैरिज कॉन्सेप्ट को। बड़ा नुकसान हो जाएगा यार, मैं सोच रहा था। सोना चांदी तो यार खरीद ही नहीं सकते। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या लिखा कि बाय इग्नोरिंग द इंटरआयनिक फोर्स 1 mole KCl in 1 kg of water would be expected to increase the boiling point twice than expected.
मतलब पहले 1 मोल ने जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया था, जैसे ये पानी में गया ये टूट गया, ये बॉइलिंग पॉइंट को डबल बढ़ा दिया क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। अब तुम लोग फिर भी नहीं समझे होगे, तुम इतने बदमाश हो। तुम लोगों को कितनी अच्छी बात पढ़ाई थी कि यहाँ पर कुछ नीला नीला बनाया था, याद है? ये पार्टिकल ही तो था, ये पार्टिकल ही तो था, और यहाँ पर ये KCl का पार्टिकल है। हमें तो पार्टिकल से मतलब है ना। जैसे पानी में डाल दिया तो यहाँ पर ये एक ही दो दो पार्टिकल में टूट गया, एक ही। तो यहाँ 1 2 3 4 है, तो देखो 1 2 3 8 हो गया। अब ये सरफेस को ही तो ऑक्यूपाई कर रहा है। किसको ऑक्यूपाई कर रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो 8 है ये तो उड़ जाएगी गर्म करते ही, और यहां पर कितनी उड़ेगी? 12। ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। पहले 12 पार्टिकल वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, आप कितने कर रहे हैं? मतलब 8 ही कर रहे हैं ना। तो वेपर प्रेशर बढ़ा घटा? क्या बढ़ गया? नंबर ऑफ पार्टिकल के किसका? सॉल्यूट का। इसी तरीके से मतलब सॉल्यूशन का, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट के नजरिए से सोचो। ये लोग बॉयल नहीं होने दे रहे थे, ये लोग बॉयल, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा और बढ़ गया 10 डिग्री। अब डबल लोग बॉयल नहीं होने दे रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट पहले 10 डिग्री बढ़ा था, 4 पे 10 डिग्री बढ़ा, 8 पे कितना बढ़ेगा? 20 डिग्री। तो इसने बॉइलिंग पॉइंट को आयनाइज होने की वजह से ही डबल कर दिया। क्यों? मेटल को उबाल दोगे क्या? पोटेशियम क्लोराइड आयन को उबाल दोगे क्या 100 डिग्री पे? नहीं उबलेगा ना, रहेगा उसी में। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो यही बात लिखी हुई है कि अगर हम इंटर आयनिक हटा दो, लिखा हुआ है कि दिस इंडिकेट द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू आयन। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमेशा वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द ट्रू वैल्यू। नोट कर लो, ऐसे थोड़ा सा डायग्राम बना लो ताकि दिमाग में हमेशा बना रहे। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से पढ़ेंगे। थैंक यू।